अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर क्लिनिकल फार्मेसी में हमारे पास फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस हम कैसे कहते हैं, ये ऐसी साइंस और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम जो है डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, चार चीज़ें आ जाती हैं DAUP, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन। किस चीज़ की? ADR या जो भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, पहले उनको डिटेक्ट किया जाता है असेसमेंट अंडरस्टैंड करके, फिर उनसे प्रिवेंट किया जाता है। तो ये होती है हमारे पास फार्माकोविजिलेंस। थैलिडोमाइड डिज़ास्टर हमारे पास क्या है? थैलिडोमाइड जो है 1950s में ड्रग आई थी, ठीक है, सेडेटिव के तौर पे। उसके अलावा जो है ये नौजिया के लिए यूज़ की जाती थी, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में। तो इसकी वजह से ना 10,000 बच्चों में जो है डीफॉर्म्ड लिम्स, फोकोमिलिया हुआ, उसके अलावा ब्लाइंडनेस, डीफनेस और हार्ट प्रॉब्लम्स आए, और आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसकी वजह से मर गए। तो फिर जो है WHO ने एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया। जब ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ पूरी दुनिया में थैलिडोमाइड की वजह से, तो उसके बाद जो है WHO ने इस पे जो है काम शुरू किया और फार्माकोविजिलेंस का प्रोसेस स्टार्ट किया। आजकल जो है सिर्फ थैलिडोमाइड दी जाती है कुछ कैंसर्स या लेप्रोसी वगैरह की कंडीशंस के अंदर, जो है नाजिया की ट्रीटमेंट के लिए तब दी जाती है। थैलिडोमाइड डिज़ास्टर जो है वो 1961 में हमारे पास रिवील हुआ था। मतलब 1950 में ये ड्रग आई, उसके बाद 11 साल तक ये ऐसे ही चलती रही, और उसके बाद जाकर पता चला, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक कोई प्रॉपर चैनल नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं थी ADR से रिलेटेड या इस तरह की, तो इसलिए जो है ये मसला इतने लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। एम्स क्या आ जाते हैं हमारे पास फार्माकोविजिलेंस के? सबसे पहला मकसद ये होता है कि पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, जो भी मेडिकल या जो है सर्जिकल डिवाइसेस या इंटरवेंशन, जो भी चीज़ें, कोई जो है सर्जरी हुई है, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है पेशेंट, तो उनसे रिलेटेड जो है ना पेशेंट के अंदर सेफ्टी इंप्रूव करना। मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगे तो सेफ्टी इंप्रूव होगी। कोई भी सर्जरी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम है तो उनको जब दूर किया जाएगा तो पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेयर्स को इन्हांस करना। जब भी रेशनलाइज किया जाएगा ड्रग थेरापी को अकॉर्डिंग टू, मतलब एक रीज़न या लॉजिक की वजह से उसको यूज़ किया जाएगा, तो हमारे पास जो है ना पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे जब भी हमारे पास फार्माकोविजिलेंस को अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो जो है वो एसेस करना होता है जब भी ड्रग्स का, उसमें जो है फार्माकोविजिलेंस का मेन रोल आ जाता है। इसके अलावा जहाँ पे भी जो है हमें अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करना हो, उसको प्रमोट करने के लिए भी जो है फार्माकोविजिलेंस यूज़ की जाती है। स्कोप अगर हम देखें फार्माकोविजिलेंस का, सबसे पहला जो इसका स्कोप है वो इम्पैक्ट करता है ये पेशेंट वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ। पेशेंट के लिए ये जो है हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम है फार्माकोविजिलेंस। ड्रग की कंटिन्यूस ADR मॉनिटरिंग हो रही होगी, तो पब्लिक हेल्थ के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम उस पर बड़ा इम्पैक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है ना हमें रूल्स और लॉ बता रहा होता है कि फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस के लिए कौन से रूल और लॉज फॉलो करने। ठीक है, इसके अलावा ड्रग जो भी रिलेटेड हमारे पास सेफ्टी होती है, ठीक है, उसका सेफ्टी डेटा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेंटेन करने के काम आता है फार्माकोविजिलेंस। जैसे हमारे पास MSDS होती है, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, वो हमारे पास फार्माकोविजिलेंस के थ्रू होती है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है जो भी स्मॉल मॉलिक्यूलर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, यूजुअली जो केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाए जाते हैं। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन या डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, उनकी भी जो है फार्माकोविजिलेंस के लिए इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो हमारे पास ट्रेडिशनली चल रहे हैं, उनकी भी हम जो है फार्माकोविजिलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन्स वगैरह हैं हमारे पास, मेडिकल डिवाइसेस हैं। इसके अलावा सब स्टैंडर्ड कुछ मेडिसिन्स या काउंटरफीट मेडिसिन्स हैं, उनकी भी जो है फार्माकोविजिलेंस की जा सकती है। फार्माकोविजिलेंस की साइकिल अगर हम देखें तो टोटल इसमें 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, IIEAI, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, इवाल्यूएशन, एक्शन और इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम डेटा कलेक्ट करके, कोई भी ADR वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आइडेंटिफाई होगा। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उस डेटा को एनालाइज़ किया जाता है कि वाकई ही आया ये ADR इसी ड्रग की वजह से, क्या रीज़न है। ठीक है, फिर उसकी इवाल्यूएशन की जाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर उस पर कोई जो है ना एक्शन बनाया जाता है, ठीक है, ताकि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके ADR से प्रिवेंट करके। फिर उसके अगेंस्ट मतलब कोई एक्शन लिया जाता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग से रिलेटेड ADR है, जैसे अभी थैलिडोमाइड की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, तो थैलिडोमाइड अब पूरी दुनिया में जो बताया गया, तो इस तरह से जो है फिर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन वो दूसरों तक पहुँचाई जाती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR हम किसे कहते हैं? ये जो है ड्रग जब भी अनइंटेंडेड या नॉक्शियस रिस्पांस शो करे,
ठीक है, मतलब हमने नॉर्मल डोज दिया किसी भी ड्रग का और वो उस डोज पे अनइंटेंडेड हमारे पास इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, नॉर्मली जो हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए, डायग्नोसिस या थेरापी के लिए यूज़ करते हो, उस डोज के ऊपर जब भी हमारे पास अनइंटेंडेड या नॉक्शियस रिस्पांस आएगा तो वो कहलाता है एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है साइड इफ़ेक्ट। कोई भी अनवांटेड या अनप्लीजेंट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं था या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो डिज़ायर्ड इफेक्ट के साथ साथ आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट। मतलब डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा और उसके साइड बाय साइड जो है हमारे पास कोई अनवांटेड या अनप्लीजेंट इफेक्ट आ रहा होगा तो वो कहलाएगा हमारे पास साइड इफेक्ट। इसके अलावा तीसरा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब जो है एडवर्स इफेक्ट, जो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा रिस्पांस आ जाए डोज़ की, जैसे हमारे पास हो जाता है कि डोज़ बढ़ गया या जो है एक्स्ट्रा रिस्पांस शो कर दे जब भी ड्रग, मतलब एक तो एडीआर हमने सिंपली कहा था कि हमारे पास अनइंटेंडेड जो है वो रिस्पांस आ रहा था, मगर उसकी जब एग्जैजरेशन होगी, ठीक है, थेराप्यूटिक रिस्पांस से बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट। टाइप्स अगर हम देखें ड्रग रिएक्शन की तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होती हैं, ABCDE, और आजकल जो है F टाइप भी आ गई है मगर वो इतनी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला टाइप ए हमारे पास ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड जो है हमारे पास डोज रिलेटेड होती है। ठीक है, अब डोज रिलेटेड है मतलब डोज पे डिपेंड करती है मेनली। दूसरा जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ये कि ये ड्रग जो है आगे चल के ये करा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा सकती है, तो ये डोज रिलेटेड भी है। और दूसरा हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। टाइप बी, अब देखें ए से ऑगमेंटेड था तो बी से बिजारे। बिजारे मतलब जो है नॉन डोज डिपेंडेंट होगा, सबसे पहली बात तो डोज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा अनकॉमन है, ठीक है, उसके एक्शन से मतलब कोई भी जो है ना रिलेशन नहीं है उसका, कोई न्यू ही हमारे पास आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो वो कहलाएगा टाइप बी या बिजारे। जैसे जो है पेनिसिलिन की वजह से जो है अर्टिकेरिया हो जाए। इसके अलावा थर्ड हमारे पास आती है टाइप सी। टाइप सी, अब सी से क्रॉनिक या केमिकल भी हम इसे कहते हैं। ये भी हमारे पास अनकॉमन है, कोई जो है केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से ड्रग अपना रिस्पांस ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट एडीआर शो कर रहा हो तो वो कहलाता है टाइप सी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर टाइम डिपेंडेंट भी होता है थोड़ा, जब भी लॉन्ग टर्म पे एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से हमारे पास टाइप सी आ रहा होता है, क्योंकि ये क्रॉनिक रिस्पांस है। टाइप सी की हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से जो है ना हमारे पास एड्रीनल एक्सिस की सप्रेशन हो जाती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल जो है उसकी सप्रेशन हो जाती है लॉन्ग टर्म अगर हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फोर्थ टाइप हमारे पास होती है टाइप डी। डी से अब डिलेड, ये हमेशा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से होगा, नाम ही इसका डिलेड, मतलब जब भी हम जो है बहुत लॉन्ग टर्म पे एक ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट की वजह से जो है हमारे पास एडीआर आएगा। एग्जांपल हमारे पास जैसे जो है एंटीसाइकोटिक्स की वजह से टार्डिव डिस्काइनेसिस होती है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप ई। ई मतलब जो है एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। ई से अब जो है एंड ऑफ द ट्रीटमेंट निकला, जब भी हम जो है ट्रीटमेंट रोकेंगे उसकी वजह से जो एडीआर आए वो हमारे पास आ जाते हैं टाइप ई। जैसे जब भी हमारे पास कुछ ड्रग की विड्रॉल की जाती है, ख़ासतौर पे ओपियाइड एनाल्जेसिक वगैरह या इस तरह की ड्रग्स की जब विड्रॉल की जाती है तो उसकी वजह से जो एडीआर्स आए वो हमारे पास आ जाते हैं टाइप ई में। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एडीआर की सीवियरिटी की बेसिस पे, तो सीवियरिटी की बेसिस पे हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होती हैं एडीआर की। ठीक है, माइनर, मॉडरेट, सीवियर और लीथल। ठीक है, माइनर हमारे पास क्या होता है, जो हमारी बॉडी टॉलरेट कर सके, मतलब कोई भी हमें थेरापी या एंटीडोट वगैरह उसके लिए नहीं देना पड़े स्पेसिफिक। जबकि मॉडरेट में क्या होता है कि हमें जो है ना थेरापी चेंज करनी पड़ती है, जो ड्रग चल रही है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। सीवियर में हमारे पास आ जाता है कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो, मतलब वो जो है परमानेंट डैमेज करा सकता है, तो इसके लिए जो है हमें इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। जबकि चौथा हमारे पास आ जाता है लीथल। लीथल में क्या होगा कि वो जो है डेथ काज कराएगा। लीथल है, अब वर्ड ही आ रहा है लीथल, मतलब वो जो है पेशेंट की डेथ कराएगा। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एडीआर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा पेशेंट की डेथ में, तो वो हमारे पास कहलाता है लीथल। हम एडीआर को किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? पहला देखें, अब ये होता है कि एडीआर जब भी हमें रिकॉग्नाइज करना है फार्माकोविजिलेंस में, तो उसके लिए कोई तरीका तो होगा ना कि एडीआर हम रिकॉग्नाइज करें। सबसे पहला हम जो है ना इंश्योर कराएंगे कि मेडिसिन जो ली है ना उसका डोज हमें प्रॉपर मिला गया है, मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, एडवाइस किया था, डोज वही मिला है और वही पेशेंट ने जो है ना लिया है। ये सबसे पहले हमें जो है यकीनी बनाना है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट ने डोज सही ना लिया हो, उसकी वजह से वो रिएक्शन हुआ हो, बहुत से रीज़न है। तो सबसे पहला काम हमारा ये कि मेडिसिन जो मिली है और जो पेशेंट ने ली है ना वो वही डोज है जो उसको एडवाइस किया गया था। दूसरा जो है ऑनसेट हम देखेंगे कि एडीआर जो एक ड्रग लेने के कितनी देर बाद आए। अब एक पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना मैंने कल ये ड्रग ली थी, आज इफेक्ट आया, उस ड्रग की इतनी हाफ लाइफ ही नहीं है, तो हमारे पास
ये मेन चीज़ होती है कि हम ऑन साइट देखें कि जो ADRs आए ना वो ड्रग लेने के कितने घंटे बाद आए और इतनी देर बाद ये ड्रग वाकई ये ADR दिखा सकती है या नहीं, फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा जो है ना, फिर इसी से हम जो है टाइम इंटरवल आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, मतलब जब भी ड्रग लिया और वो जो है ADR हुआ उसके दरमियान में कितना टाइम इंटरवल आया वो हम जो है इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी हम टाइम देख रहे होते हैं कि कितनी देर बाद जो है ADR आए। इसके अलावा फिर जो है इवाल्यूएट करेंगे ADR को जब भी ड्रग को डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, या डोज रिड्यूस किया हमने, मतलब एक ADR हो गया। अब उसके बाद या तो हम ड्रग डिसकंटिन्यू करेंगे या ड्रग का डोज रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी कंटिन्यूसली फिर मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे और ADR से बचाना होगा। अब ADR से बचाने के लिए फिर हमने जब ड्रग को डिसकंटिन्यू किया या ड्रग का डोज रिड्यूस किया, दोबारा हम देखेंगे अब उस ADR को, ठीक है। इसके अलावा कोई और अल्टरनेट काज तो नहीं है, उसको भी एनालाइज करेंगे। अब पेशेंट कह रहा है मुझे ये मसला हुआ, ये ADR आया, ये दवा लेने की वजह से हुआ, अब हम किस तरह कह सकते हैं कि इसी ड्रग की वजह से हुआ है? तो हम देखेंगे कोई और रीज़न तो नहीं है, कोई और काज तो नहीं है जिसकी वजह से ये ADR जो है पेशेंट में हो रहा हो। इसके अलावा हम जो है रिलेवेंट उससे लिटरेचर और एक्सपीरियंस फिजिशियन वगैरह है जो भी होगा उसका ओपिनियन देखेंगे कि हमारे पास वाकई इस ADR से रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा है या कोई जो है एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है हाँ वाकई इस तरह के ADR इस ड्रग के साथ रिपोर्टेड है हमारे पास। जब ये सब हो जाएंगे तो फाइनली फिर जो है हम उस ADR को रिपोर्ट करते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है ADR की मैनेजमेंट में? फार्मासिस्ट का रोल हमारे पास, फार्मासिस्ट सबसे पहला जो है एनालिसिस कराएगा, हर जो रिपोर्टेड ADR है उसको एनालाइज कर रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन करेगा ड्रग और पेशेंट जो हाई रिस्क हैं, मतलब जिनकी वजह से ADR हो सकते हैं, ऐसी ड्रग्स और ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई। अब होता है कि ये ड्रग जो है ये ज़्यादा ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसकी वजह से ये हो सकता है, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफाइड ड्रग बताई गई होती हैं कि इसकी वजह से ये हो सकता है, तो उनको जो है फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा जो है पेशेंट्स को भी देख रहा होगा कि ये जो है ओल्ड एज पेशेंट है, ये जो है ज़्यादा सस्पेक्टेड है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की वजह से जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है ना वो इनको ज़्यादा हिट करे, क्योंकि ये ओल्ड एज पेशेंट है। अब ओल्ड एज पेशेंट में ऑलरेडी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फिर जो है हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज़ करें तो हो सकता है इनमें जो है इसकी टॉक्सिसिटी और ये इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है कि हमारे पास पेशेंट का स्पेसिफिक ग्रुप बताया गया है, हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना फार्मासिस्ट का काम है। इसके अलावा जो है पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना ADR की मॉनिटरिंग के लिए कि ADR को किस तरह मॉनिटर किया जाए, उससे रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाएगा फार्मासिस्ट और उनके रिपोर्टिंग प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, कि किस तरह ADR को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जो है एक पूरी जो है डिस्क्रिप्शन बनाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेक्शन जो फार्मासिस्ट का, फिजिशियन का, नर्सिस का, उसके अलावा रिस्क मैनेजर और दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल है ना जो ADR प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, उन सब की एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंटरेक्शन की डिस्क्रिप्शन बनाना, मतलब वो लिख देना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है, ये फिजिशियन की है, ये नर्सिंग वाले एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमारे पास मैनेजर्स या दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ वो कितना फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ पे होगा, तो ये सब चीज़ें जो है फार्मासिस्ट का काम है कि एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बनाना उसको। इसके अलावा जो है ADR प्रोग्राम को यूज़ करना एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड करना कि ये ADR है, इससे रिलेटेड ये मसले हैं हमारे पास, तो वो जो है ADR प्रोग्राम को एज आ एजुकेशनल पर्पज़ यूज़ करना। इसके अलावा डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और इवालुएशन करना ADR के रिकॉर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कोई भी ADR रिपोर्ट हुआ उसको फिर वहाँ पे डेवलप किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेनेंस भी रखनी है कि ये ADR रिपोर्ट हुआ था, फिर उसको जो है रिकॉर्ड को जो है डेवलप करके मेंटेन रखना होता है कि ये जो है हमारे पास ADR इसमें जो है रिपोर्ट हुआ था ड्रग में, अब इसकी हमने जो है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन करनी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना इंफॉर्मेशन बताएगा ADR प्रोग्राम के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन मिली या ADR रिपोर्टिंग सिस्टम जो था उसके थ्रू हमें जो है इंफॉर्मेशन मिली, अब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना, बताना कि ये जो है इस ड्रग की वजह से हुआ, लोगों में अवेयरनेस मतलब उससे रिलेटेड लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सीरियस जो ADR हैं उनको FDA या जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर है या दोनों को जो है रिपोर्ट करेगा फार्मासिस्ट, मतलब बहुत सीरियस कोई ADR आ गया किसी ड्रग से रिलेटेड तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो FDA को भी बताएंगे और FDA के साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरर को भी बताएंगे या दोनों को बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन कराना, मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट ADRs हैं हमारे पास उनकी पब्लिकेशन कराना, उनकी जो है प्रेजेंटेशंस वगैरह इस तरह से जो है प्रेजेंट करना ताकि वो जो है मेडिकल कम्युनिटी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।